नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखेड़े। आज पश्चिम महाराष्ट्र के मैं कोल्हापुर में हूँ। महाराष्ट्र साम्राज्य का एक बड़ा सेंटर। महाराष्ट्र साम्राज्य जिसकी गद्दी सतारा में हुआ करती थी, जब ये दो फाड़ में हुआ तो दूसरी राजधानी कोल्हापुर बना। कोल्हापुर में छत्रपति शाहू के नाम से जाना जाता है। वही शाहू महाराज जिन्होंने समाज में एक क्रांति की। आज हर नेता, चाहे किसी भी जाति धर्म का और किसी राजनीतिक दल का हो, आम्बेडकर साहू की बात किए बगैर उसका भाषण पूरा नहीं होता। इस छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में कोल्हापुर में हम हैं। राजे तो चले गए, लेकिन कोल्हापुर की तासीर आज भी वही है। वर्तमान में कोल्हापुर के सांसद उन्हीं घराने के, राजघराने के वंशज है। कोल्हापुर में क्या कहती है, कोल्हापुर की राजनीति क्या कहती है। विधानसभा में कोल्हापुर में एक बदलाव तो आया। शाहू महाराज के ही परिवार की एक महिला जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हंगामा मच गया। यहाँ शरद पवार का भी दखल है। शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म कोल्हापुर में हुआ। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो पहला अधिवेशन कोल्हापुर में था। कोल्हापुर कई मायने हैं। पुराना कोल्हापुर देखें तो लोगों को इंग्लैंड की याद आती है, लेकिन धीरे धीरे लोग कोल्हापुर को अपने भाषण में सीमित रख रहे थे। छत्रपति शाहू महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन कोल्हापुर को पिछले 10-15 सालों में क्या मिला, यदि ये पूछा जाए तो कुछ भी नहीं। कोल्हापुर में नेता बहुत है, लेकिन कोल्हापुर के लिए कुछ फंड भी नहीं आए। और कोल्हापुर आज कई चीज़ों से जाना जाता है। कोल्हापुरी चप्पल भी है, कोल्हापुर का तांबड़ा सफ़ेद रस्सा भी है। कोल्हापुर अपने दूध डेयरी के लिए जाना जाता है। गोकुल डेयरी है, बहुत बड़ी है, 1000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। कोल्हापुर गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। और सबसे पहले कोल्हापुर कुश्ती का सेंटर है। ये सेंटर एक ज़माना था, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में कोल्हापुर के ही जो कुश्ती के प्लेयर थे उनका डंका बजता था। बाद में ये मामला हरियाणा शिफ्ट हो गया, लेकिन आज भी कोल्हापुर के जो अखाड़े हैं उनका नाम महाराष्ट्र में है। आइए आज आपका कोल्हापुर में मैं भ्रमण करवाता हूँ। ये शुरुआत है, देखते हैं राजनीति भी, देखते हैं कहाँ किस करवट बदलती है। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि ये शरद पवार का वो गढ़ है जहाँ से उन्होंने पार्टी की लॉन्चिंग की थी। शरद पवार इज़ अ मैन नोन टू बी अ ग्रेट सिलेक्टिव मैन विद अ सिलेक्टिव अप्रोच। हसन मुशर्रफ शरद जी के बहुत नज़दीक थे। जब वो अजित पवार को छोड़ के गए, उसी दिन से शरद पवार ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो हसन मुशर्रफ से बीसा साबित हो, और आखिर उन्हें मिल गया। गाडगे बैकग्राउंड भले ही रॉयल फैमिली का हो, लेकिन सामान्य इंसान, अच्छे दिखने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने किसी भी प्रोफेशन में राजनीति आने नहीं देते और राजनीति को प्रोफेशन नहीं मानते। एक जुनून है कुछ करने के लिए, लोगों के लिए। उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी से जब यहाँ आए तो यकीनन उनके संबंध आज उस पार्टी में भी अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के संबंध कभी ख़राब नहीं होते। जब मैं शरद जी से मिला तो शरद जी ने मुझे एक बात ज़रूर कही कि चुनाव के दौरान तुम किसी उम्मीदवार को नहीं मिलते क्योंकि उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कोल्हापुर गए तो मेरे इस उम्मीदवार से मिलना। आज उन्हीं से मैं आपको रूबरू करता हूँ। गाडगे जी अपने साथ हैं जी। थैंक यू। नमस्कार। स्वागत आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। जी। आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? जैसे मैंने बताया, आपसे बहुत बार इंटरव्यू में बोला है कि मेरे लिए कागल में जो परिवर्तन लाना था, उस हिसाब से एक पॉलिटिकल स्पेस के हिसाब से मैं बीजेपी में आया था। 2019 में मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा रहना पड़ा और कुछ वोट्स के मेरा पराजय हुआ, और इस बार फिर से इंडिपेंडेंट खड़ा रहने की पोजीशन आई। तो मैंने देवेंद्र जी से बात की कि मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे कोई बैकडोर एंट्री लेनी नहीं है, और उस हिसाब उनसे बात करके मैंने शरद पवार साहब के नेतृत्व खाली ज्वाइन किया। एक बात बता दूं मैं, और गाडगे साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हसन मुशर्रफ के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ईडी से पीड़ित है। भ्रष्टाचार के मामले इतने हैं कि शायद जितना मतदान उतने भ्रष्टाचार के मामले। हाल ही में फिर एक 500 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। लेकिन भ्रष्टाचार और हसन मुशर्रफ की बात करें तो ये साथ साथ चलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि निर्लज्जता का अमृतकाल है। भ्रष्टाचार से हमारे यहाँ कोई नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि किसी को परिवर्तन लाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक क्लीन उम्मीदवार यदि सामने आता है। न्यूज़ लॉन्चर पे हम कभी भी किसी उम्मीदवार की बढ़ाई नहीं करते, लेकिन एक आइडियल उम्मीदवार जो हमारे सपनों का होता है
कि जो वाकई लोगों के लिए कुछ करे, परिवर्तन करे, पैसे के लिए नहीं आए, जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया हो, ऐसा एक उम्मीदवार बहुत ढूंढने के बाद महाराष्ट्र में मुझे मिला। इसलिए हम उम्मीदवार को कभी कैमरे पे नहीं लाते, इसलिए गाड़गे साहब ये एक्सेप्शन है। धन्यवाद। नमस्कार। आखिर हम उस वरिष्ठ पत्रकार के पास आ गए जिनको हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, वो भी खुद लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहे थे। गुरुबाड़ माड़ी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कोल्हापुर और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के सीटों पे पूरे नब्ज पे हाथ रखते हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज़ लॉन्चर पर। हम कोल्हापुर ज़िले की बात करें तो कोल्हापुर ज़िले में लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बीच में आप क्या अंतर देखते हैं? लोकसभा निवडणूक जेव्हा जेव्हा हो गए तो महायुति उस तरफ बहुत ही अच्छी नहीं थी। महाविकास आघाड़ी का माहौल बहुत अच्छा था। फिर भी एक सीट महाविकास को और एक सीट महायुति को गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का जो हवा थी वो बहुत अच्छी थी। जो दूसरा उम्मीदवार महायुति का आया वो सिर्फ 13 या 14 हज़ार सीट से आया, मतों से आया है। लेकिन बहुत अच्छा माहौल था, इसलिए विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जो 10 इधर सीट है, 10 में से करीब 7-8 सीट महाविकास के आएंगे, पर अभी चित्र पलट गया है। तो आपको क्या लगता है 10 में से कौन से, मतलब 10 में से कितने सीट महाविकास को मिलेंगे और कितने महायुति को? एक महीना पहला आप सोचेंगे तो महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छी थी। करीब 7 या 7 सीट महाविकास आघाड़ी को मिल सकते थे, माहौल ऐसा ही था। लेकिन सीएम ने इधर ज़्यादा लक्ष्य ध्यान दिया। सीएम अभी ज़्यादातर आ रहे हैं इधर, और राज्य का जो प्रचार शुभारंभ हुआ वो कोल्हापुर में हुआ। इसलिए अभी माहौल थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि सीएम ने तो लक्ष्य दिया, भाजपा ने इधर ध्यान अधिक दिया है। और बंडखोरी जो हुआ है 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका भी परिणाम हो जाएगा। अभी ज़्यादातर 3 या 4 महाविकास को मिलेंगे, 6 या 7 महायुति को मिलेंगे। यानी उल्टा चित्र हो गया। उल्टा चित्र। यदि हम संक्षिप्त में 10 सीटों के बारे में यदि आप बता पाएंगे, हाँ, तो कोल्हापुर जिले में 10 सीट कौन सी है, और सीट वाइज आप बता पाएंगे कि इसमें इसका एज है, इसमें इसको एज है, इसको इसमें एज है? कोल्हापुर में वैसे 10 सीट है। कोल्हापुर उत्तर ये महायुति को मिलना चाहिए। कोल्हापुर दक्षिण तैर नहीं अभी, वो साथ चले हैं। जिसमें वो कंफ्यूजन हुआ था, टिकट वापस लिया। नहीं, वो दक्षिण है, वो उत्तर था। अच्छा, वो हो गया। हो दक्षिण में क्या प्रॉब्लम था? दक्षिण में अभी महाडिक और पाटिल है, दोनों साथ चल रहे हैं। हाँ, तो कागल में वैसा ही है, हसन मुशर्रफ और समरजीत घाटगे। चंडगढ़ में लॉटरी लगेगा, उधर 5 कैंडिडेट है, किसी को भी लॉटरी लगेगा। राधानगरी में अभी महाविकास को ये जाएगा, करवी रहे वहाँ भी महाविकास मिल सकता है। इचलकरंजी तो महायुति को मिलेगा, हाथकणंगले महायुति को मिलेगा, शाहूवाड़ी महायुति को मिलेगा, शिरोळ उधर लॉटरी लग सकती है, लेकिन महायुति का वो स्वतंत्र कैंडिडेट है, वो जीत सकता है। कारण क्या है, क्यों महाविकास आघाड़ी आगे होते हुए पीछे आ गई? महाविकास आघाड़ी के जो नेतेगण है, उनमें से असमन्वय है, और या कोल्हापुर उत्तर का जो उम्मीदवार का माहौल हो गया, सब गड़बड़ हो गया, उसका परिणाम जिले के 4 मतदार संघ पर हो गया। इसलिए जो सैनिक थे वो बिखर गए, सरदार थे वो बिखर गए, और इसका परिणाम ये हो गया कि महायुति आगे गई और महाविकास आघाड़ी पीछे गई। लाडली बहना का कितना इम्पैक्ट मानते हैं आप? बहुत इम्पैक्ट है। जो लाडली बहना की जो अभी 5 हफ्ते इधर सब महिलाओं के खाते में हो गए, 5 महीने का पैसा आ गया है। 5 महीने का, तो ये 5 महीने का बोनस, वो दिवाली बोनस है वो, और एक मत के लिए 7,500 दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए लाड़की बहन योजना का बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा महायुति पर।
बाकी जो कोल्हापुर ज़िले की समस्याएं हैं, यहाँ पे उद्योग नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या पैसा नहीं आता है, नेता आपस में लड़ते रहते हैं, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, कृषि उपज को सामान अच्छा रेट नहीं मिलता, ये बाकी इशू कितने इम्पैक्ट रखते हैं? हम सभी चुनाव में ऐसे कहते हैं कि कोल्हापुर के प्रश्न कहाँ गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएगा तो प्रश्न के बारे में चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं लगता। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ, अभी विधानसभा में भी वही सेम स्थिति है कि इधर के जो प्रश्न है उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होती। सिर्फ चर्चा होती है लाड़की बहन और शेतकरी का जो का वीज बिल है, वो रस्ते, छोटे छोटे प्रश्न में चर्चा होती है। जो बड़े प्रश्न है, आप बोले उद्योग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। सिर्फ रास्ता और पानी, इसके बारे में चर्चा होती, वो भी जितना गंभीर होना चाहिए उतना नहीं होती। तो कुल मिला के आपको कोल्हापुर ज़िले में महायुति को एज दिखता है अभी फिलहाल? महायुति पीछे थी, लेकिन इस 15 दिन में वो आगे गई है। ये अभी जो आकलन था ये कोल्हापुर ज़िले का है, ऐसा ही आकलन आपको कई ज़िले को मिलेगा। फिलहाल जो कहते हैं, मराठी में एक कहावत है, लड़ाई जिंकलं ते तहात गमावलं, यानी आप लड़ाई तो जीत लेते हो, लड़ाई के बाद जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें खो देते हो। महाविकास आघाड़ी को अपने समन्वय न होने, अपने आप से झगड़े, अपने आप से ईगो, इस तमाम बातों का खामियाजा क्या कोल्हापुर में भुगतना पड़ेगा। निर्णय क्या आएगा ये तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में यदि जब हम नब्ज़ देखते हैं इस ज़िले की, तो जो हमारे सामने आया वो आपके सामने हम सच्चाई के रूप में परोस रहे हैं। अब कोल्हापुर से विदा लेके हम जा रहे हैं सांगली में फिर आपसे बात करवाएंगे वरिष्ठ पत्रकारों से, सांगली को बारे में बताएंगे और फिर देखते हैं कि सांगली के लोग क्या चाहते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही। का समय है, नाश्ते का समय था। यह 1955 में स्थापित इंडिया होटल है और यहाँ का ये जो पापड़ वड़ा है, मुझे लगता है कि कोल्हापुर वाले शायद टूट पड़ते हैं। बैठने को जगह नहीं, 15 मिनट मैं भी खड़ा था, लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था। पापड़ भाजी वड़ा, इसको यदि हम विदर्भ की भाषा में ट्रांसलेट करें तो आलू बोंडा रस्से के साथ उसको कहते हैं। ऊना में आलू वड़ा कहते हैं। ये आलू वड़े के साथ पापड़ भाजी है, ये करी है, उसमें 2 आलू के पोर्शन है, लेकिन इसकी सारी रेसिपी की खासियत है कि इसके अपने मसाले और इसका एक यूनिक टेस्ट, साथ में सेव है और ये ब्रेड का स्लाइस है। आपको वड़ा पाव आपने देखा होगा, स्लाइस पाव बहुत कम जगह पर मिलता है। तो मैं जरा ये इंडिया हाउस का पापड़ भाजी वड़ा चखता हूँ और फिर चलते हैं कोल्हापुर के अंदर, देखते हैं क्या खास, कैसे लोग क्या सोचते हैं, मिजाज क्या है। यकीनन जो करी है यही बताती है कि यहाँ लोग खड़े होकर इंतजार क्यों करते हैं।